हेलो स्टूडेंट्स, हम मांग के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले 3 वीडियो में हमने मांग के बारे में जाना कि मांग क्या होती है। फिर हमने देखा कि मांग को प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं उनके बारे में चर्चा करी कि वो कौन कौन से घटक होते हैं। आज हम मांग के नियम को पढ़ेंगे कि आखिर मांग का नियम क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, जो मांग का जो नियम होता है वह कीमत और मांग की मात्रा के बीच के संबंध को बतलाता है। जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारक अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कहने का मतलब है मांग का नियम कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के संबंध को बतलाता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो मांग को प्रभावित करने वाले घटक होते हैं वो अपरिवर्तित रहने चाहिए, जिसकी हमने पहले चर्चा करी है कि वो कौन से घटक होते हैं। स्टूडेंट, किसी वस्तु की मांग अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिसकी हमने चर्चा करी थी, जैसे वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, क्रेता की आय, रुचि, फैशन आदि। ये जो कारक होते हैं ये वो मांग को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये मानते हुए कि अन्य सभी कारक जैसे संबंधित वस्तु की कीमत, क्रेता की आय, रुचि, वरीयता, फैशन, ये स्थिर रहने चाहिए। यदि ये स्थिर रहेंगे तभी मांग के नियम को हम समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है मांग के नियम की। इसकी परिभाषा भी है कि अन्य कारक स्थिर रहने पर, ये अन्य कारक वही है जो मांग के नियम को प्रभावित करते हैं, जो मांग को प्रभावित करने वाले घटक, जिसकी हमने चर्चा करी थी। तो स्टूडेंट, अन्य कारक स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, और यदि कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मात्रा में कमी होती है। इसी को हम मांग का नियम कहते हैं, जो मांग वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के संबंध को बतलाता है। अब आगे देखते हैं हम कि मांग के नियम के अनेक जो अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने अनेक तरह की परिभाषाएं दी है मांग के नियम की। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं, जैसे मार्शल के अनुसार मांगी गई मात्रा मूल्य के घटने के साथ बढ़ती है तथा मूल्य के बढ़ने के साथ घटती है। इस तरह ये नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को बतलाता है। मार्शल कहते हैं कि जब भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह सैमुअलसन जो शास्त्री रहे हैं उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर यह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। कहने का तात्पर्य है सैमुअलसन के शब्दों में कि यदि मार्केट के अंदर जब कोई वस्तु एक अधिक संख्या में आती है बिकने के लिए, तो क्या होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम रहती है, या डिमांड पहले की तुलना में ही कंटिन्यू रहती है, तो क्या होता है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। हम एग्जांपल जब सब्जी मंडी जाते हैं हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में जब कोई सब्जी या कोई सीजन आता है, जैसे मटर को ले लेते हैं, जब स्टार्टिंग मटर आता है तो 100 रुपये 150 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। रीज़न क्यों? क्योंकि वो कम मात्रा में मार्केट में आ रहा है। लेकिन जैसे धीरे धीरे उसकी आवक ज़्यादा हो जाती है, मार्केट के अंदर ज़्यादा उत्पादन होता है और ज़्यादा मार्केट बाजार में सब्जी मंडी में मटर पहुंचता है, तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होता है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से है कि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा आ जाती है तो मूल्य में कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। ये सैमुअल्स के शब्दों में मांग के नियम को उन्होंने समझाने की कोशिश करी। इसी तरह से थॉमसन ने अपने शब्दों में कहा कि निश्चित समय पर प्रचलित मूल्यों पर वस्तु अथवा सेवा के लिए मांग उससे अधिक होगी जितनी की ऊंची कीमत पर होती है, और उससे कम होगी तो उससे नीची कीमत पर होती है। इस तरह से बेनहम्स के शब्दों में और रिचर्ड ए विलास के शब्दों ने उन्होंने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी। अब हम देखते हैं कि जो मांग का नियम है उसकी क्या मान्यताएं हैं।
मतलब मांग का नियम कब लागू होता है? मांग के नियम को लागू करने के लिए कुछ मान्यताएं होती है, हम उनको देखते हैं कि वो मान्यताएं कौन कौन सी है। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहती है। अन्य बातें स्थिर रहे को ही मांग के नियम की मान्यता कहते हैं। अभी अन्य बातें कौन सी दोस्तों, हम उसको देख लेते हैं एक बार। एक तो ये होती है उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि तथा अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब उसका जो स्वभाव, जो रुचि है वो एग्जैक्ट रहना चाहिए, सेम बना रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरी मान्यता है मांग के नियम की कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण मान्यता मानी जा सकती है मांग के नियम की। दूसरी, वस्तु विशेष उपभोक्ताओं को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। वस्तु विशेष उपभोक्ता को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि ऐसी कोई वस्तु जिसको लेने से मतलब प्रतिष्ठा मिले, तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि ऐसी वस्तु लेने से कोई प्रतिष्ठा मिलती है तो उसके मूल्य कम होने और ज़्यादा होने से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई मांग का नियम कहता है कि जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, लेकिन ये मान्यता ऐसे कह रही है कि प्रतिष्ठा प्रदान वस्तु वाली होगी तो क्या होगा, उसकी रेट भी बढ़ेगी तो उपभोक्ता ग्राहक क्या करेगा, उसको खरीदेगा ना। मतलब ये तो मांग का नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि रेट बढ़ रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेकिन कोई प्रतिष्ठित वस्तु है जिसको खरीदने से प्रतिष्ठा मतलब एक सम्मान मिलता है, इंक्रीज होगी तो भी बड़ी उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो कहता है मांग की नियम की जो मान्यता है वो कहती है कि कोई वस्तु जो होती है ना वो प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि वस्तु के नए प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होने चाहिए। वस्तु के नए प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अन्य वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वस्तु के मूल्यों में निकट भविष्य में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं है जैसे किसी की जैसे शेयर, हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसकी रेट प्राइस बढ़ रही है, तो मांग का नियम कहता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसी कोई वस्तु है जिसका निकट में आगे जाके उसकी रेट कम होएगी, मतलब अभी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन कुछ हफ्ते या कुछ दिनों बाद में उसकी वापस जल्दी से एक पता है कि एक समय के बाद में उसकी प्राइस वापस डिक्रीज होएगी, क्या करेंगे, तो अभी 8% पे यदि इसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होगा। साफ शब्दों में कह रखा है कि वस्तु के मूल्य में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसके मूल्य में, वरना मांग के नियम लागू नहीं होगा। ये मांग के नियम की मान्यता है। नेक्स्ट जो मान्यता है कि वस्तु की जो किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि उपभोक्ता की जो मान्यता है उसके आधार पर एक ये डायग्राम दे रखा है, इसको हम समझते हैं क्या होता है। भाई मांग की जो नियम की मान्यता वो कहती है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। सीधे समझो कि मांग का जो नियम है वो कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत संबंध को बतलाता है कि मांग बढ़ेगी, यदि प्राइस बढ़ेगी तो मांग कम होगी। अब इसको एक डायग्राम से हम समझते हैं। इधर जो दे रखा है ओ वाई पे वो प्राइस वस्तु का मूल्य है, ठीक है, और जो ओ एक्स पे है वस्तु की मात्रा है। तो इस तरह देख सकते हैं जब किसी वस्तु की जो प्राइस थी, जब 8 रुपये प्राइस थी तो उसकी डिमांड कितनी हुई, उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 1। समझ रहे हैं, जब प्राइस ज़्यादा थी तो डिमांड क्या कम थी, लेकिन जब 6 रुपये प्राइस हुई तो उसकी डिमांड कितनी है 2। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जब उस वस्तु का मूल्य जब 2 रुपये हुआ तो डिमांड कितनी हुई, उसकी डिमांड हुई 5। तो कहने का तात्पर्य है कि जब डिमांड प्राइस ज़्यादा होती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा की डिमांड भी कम होगी। तो इस तरह से जो होता है हमेशा मांग का जो वक्र होता है वो हमेशा बाएं से दाईं ओर ढाल में होता है। इस तरह से दिख रहा है आपको डायग्राम इस तरह से। तो ये महत्वपूर्ण थी मांग के नियम की मान्यताएं। तो हमने इसमें देखा कि मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है,
फिर हमने देखा कि मांग की जो मान्यता ही है वो क्या होती है और कौन सी बातें स्थिर रहनी चाहिए उनके बारे में चर्चा करी। इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मांग के नियम की विशेषताओं को।